दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इन दिनों अगर देखा जाए तो अखबार या यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले लोग या अपना वेबसाइट चलाने वाले लोग, इन पे काफ़ी हमले हो रहे हैं, काफ़ी एफआईआर दर्ज कराए जा रहे हैं, कुछ तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दोस्तों इसको डेमोक्रेसी पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला है। मैं भी मानता हूं, लेकिन दोस्तों प्रेस पर, पत्रकारिता पर, मीडिया पर हमलों का इतिहास कोई 2014 के बाद से शुरू नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है देश में कि पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर हमले होते रहे हैं। इमरजेंसी में भी हमने देखा, जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर तक दर्ज हुए। लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा फर्क है जो पहले से इसको अलग करता है, और वो क्या है? इन दिनों अगर देखा जाए तो भारत की सियासत अगर देखा जाए, सामाजिकता देखी जाए, राजनीति देखी जाए, तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सत्ता है उसको जो संचालित करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि बड़ी जो ताकतें हैं खासकर राजनीति की, उनके अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं वो उतने कारगर नहीं हैं। वो शायद किसी एक विषय पर बोलते हैं, तब तक सत्ता या सत्ताधारी दल के लोग 20 से 25 से 50 एक चीजें कर चुके होते हैं। वो किसी एक चीज पर कमेंट कर रहे होते हैं, जनता तक वो बात जाए न जाए, लेकिन तब तक सत्ताधारी दल अपने एक्शंस के जरिए, अपने फैसलों के जरिए बहुत सारा काम कर चुका होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको कहते हैं, जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, टेलीविजन, बड़े अखबार, रीजनल अखबार, भाषाई अखबार, इनका जो बहुतायत है, बहुतायत जब मैं कह रहा हूं तो 80% नहीं, बल्कि 90 से भी ऊपर। आई मीन आप कह सकते हैं कि 100% से अगर नीचे की बात की जाए, 100 में 100 न कहा जाए तो 90 से ऊपर कहा जा सकता है कि 95% 97% मीडिया पूरी तरह सत्ता के भजन या कीर्तन में लगा रहता है। कोई बात जो सत्ता की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, उसको ये गलत नहीं कहता। तो ऐसी स्थिति में जब विपक्षी दल, खासकर राज्य स्तर के, प्रांतीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के, बिल्कुल खामोश रहते हों, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी किसी तरह सरकार चलती रहे, किसी तरह वो गिरफ्तारियों से उनके नेता बचते रहें, उन पर मुकदमे या सीबीआई, ईडी वगैरह की जो पकड़ है या जो उसका जो हमला है वो कम होता रहे या न होता रहे, इसमें, इस जुगत में वो लगे रहते हैं। और जो नेशनल लेवल पर जो मेन अपोजिशन पार्टी है, वो थोड़ा बहुत जो बातचीत करती है, थोड़ा बहुत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, थोड़ी बहुत जो बातें कर लेती है अपोजिशन में, विपक्ष में, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपने काम में केवल लगी रहती हैं। वो क्या काम होता है वो वही जाने, समाज में, जनता में भी उतनी पहुंच नहीं जाती। तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सत्ता को यह लगता है कि अपोजिशन के एक बड़े हिस्से को, खासकर जिसकी पहुंच गांव तक, कस्बे तक रही है, जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो जनता के ज्यादा करीब रहे हैं, ऐसे क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश के दल हैं, बिहार के दल हैं, आप देख लीजिए, वो बिल्कुल खामोश रहते हैं इन दिनों। तो सत्ता के लोगों को ये लगता है, मुझे लगता है, ये मेरा असेसमेंट है, कि जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए जो चीजें सामने आ रही हैं, वो दरअसल सचमुच प्रतिरोध का एक स्वर है, प्रतिरोध का साहित्य है, प्रतिरोध का विचार है, प्रतिरोध का समाचार है। उनको ये जो जर्नलिज्म है, जो सचमुच, मैं तो उसको कहूंगा कि वो प्रतिरोध का नहीं है, सचमुच वो जर्नलिज्म है। उसमें उसमें ठीक है, अनगढ़पन हो सकता है, उसमें कलात्मकता कम हो सकती है, उसमें प्रोफेशनलिज्म कम हो सकता है, लेकिन सच यह है कि वेबसाइटों के जरिए छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, अखबारी हो सकते हैं, कुछ मैगजीन्स हो सकती हैं, यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, इनके जरिए जो आज लिखा पढ़ा जा रहा है, दरअसल वही असल जर्नलिज्म है। ये बात प्रोफेशनल्स मानते हैं, चाहे हमारे देश के हों, चाहे दुनिया भर के हों। तो ये बात सत्ताधारी दल को, सत्ता चलाने वाले लोगों को बिल्कुल नापसंद है कि इस तरह का जर्नलिज्म किया जाए जिससे सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस हो। और यही कारण है कि दोस्तों आज की तारीख में इतनी सारी चीजें हो रही हैं।
जो पहले जो होती थी उससे काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। अब उदाहरण के तौर पे एक पत्रकार बड़ी मामूली सी बात करता है। ये बात हम लोग कांग्रेस के रिजीम में न जाने कब से करते रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के उठने चढ़ने, उनके सत्ता से गायब होने या उनको सत्ता से उतारने को लेकर बहुत सारी खबरें होती रही हैं। लेकिन गुजरात में एक पत्रकार ने कोरोना दौर में सरकार की विफलताओं के हवाले एक बात लिख देता है कि हो सकता है कि अपनी विफलताओं के चलते जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको आला कमान भारतीय जनता पार्टी का रिप्लेस कर दे। और जानते हैं क्या होता है? उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हो जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है। ठीक इसी तरह से एक सज्जन तमिलनाडु में है, वेबसाइट अगेन बड़े चैनल पर नहीं है, बड़े अखबार में नहीं है, वो एक सज्जन है, उनका नाम है एंड्रयू राजा पांडियन। ये सज्जन भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये पत्रकार नौजवान पत्रकार हैं। क्यों कर लिए जाते हैं? ये बता रहे हैं कि कोरोना के दौर में डॉक्टर्स बेहाल हो रहे हैं, नर्सेज परेशान हो रही हैं क्योंकि उनको पीपीई किट नहीं मिल रहा है, और पीपीई किट जो दिया भी जा रहा है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। इसके लिए सज्जन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और ये तो नौजवान लोग हैं। इसके बाद क्या होता है? अभी ताजा तरीन उदाहरण है विनोद दुआ। विनोद दुआ देश के एक ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे ब्रॉडकास्टर हैं जो इन दिनों जो 70 साल के उम्र के लोग होंगे और जो 40 साल के उम्र के होंगे और जो अभी 18 साल की उम्र के हैं, यानी अगर 3 पीढ़ियों का मैं जिक्र करूं तो ये 3 पीढ़ियों के लोग भी विनोद दुआ को सुनते रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते रहे हैं, उनको पसंद भी करते रहे हैं। हो सकता है उनको नापसंद भी करने वाले कुछ रहे हों, डेमोक्रेसी का तकाजा है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में, एक ब्रॉडकास्टर के रूप में उनकी एक प्रतिष्ठा रही है। और उन विनोद दुआ को भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्टेट के एक प्रवक्ता उन पर एफआईआर करा देते हैं। एफआईआर भी कराते हैं किस पर? आईपीसी की धारा 290, 505, 505(2). अगर ये सब एग्जीक्यूट कर दी जाए तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा आकार पटेल जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम लिखा करते थे, अभी आजकल उनका कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है। अमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया हेड भी रह चुके हैं। और आकार पटेल संजीदा आदमी हैं। स्वयं मुझे याद है कि मैंने भी अपने शोज़ में उनको एक आध बार बुलाया है, और वो बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े और अच्छी बातें करते हैं। और उन आकार पटेल पर भी एफआईआर करा दिया गया। एफआईआर करा दिया गया क्योंकि पाया गया कि वो अफवाह उड़ा रहे हैं। किसने पाया? क्राइम ब्रांच वहाँ की या पुलिस विभाग जो वहाँ का है। आप किसी ट्वीट पर जो ट्वीट किया जा रहा है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में, जॉर्ज फ्लॉयड की नृशंस हत्या के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये मानकर चल रहे हैं कि भारत में भी आकार पटेल लोगों को भड़का रहे हैं कि वो भी हिंसा करें। भाई अगर अमेरिका में आंदोलन है, प्रतिरोध है, उसके बारे में अगर कोई कह रहा है कि दलित या उत्पीड़ित समाज के लोग जागें यहां, तो हिंसा का समर्थन कहां वो कर रहा है? क्या एक बार भी उसने कहा है कि अमेरिका में जो कुछ लोग हिंसा कर देते हैं इस तरह के आंदोलनों के दौरान, उसको भी जायज मैं कह रहा हूं? ऐसा कोई कहा है क्या? आकार पटेल ने तो नहीं कहा है। हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन प्रतिरोध की चेतना और प्रतिरोध की संस्कृति के पक्ष में अगर कोई ट्वीट करता है तो आप उसे कह रहे हैं कि ये भारत के लोगों को भड़का रहे हैं। आश्चर्यजनक है। लेकिन इस दौर में जो चीजें आश्चर्यजनक हम कह रहे हैं वो चीजें ही ऐसा लगता है कि तथ्य और सत्य बन गई हैं। ये अजीब सा दौर है। अब दोस्तों, इसके पहले भी हमने देखा है कि अनेक पत्रकारों पर एफआईआर हो चुके हैं हाल के दिनों में, और कईयों को गिरफ्तार पहले किया जा चुका है, कुछ एक को जमानत मिली। अभी बीच में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में पत्रकारों पर एफआईआर हुआ है, एक पत्रकार पर। अभी फतेहपुर में मैं सुन रहा हूं कि वहां पर पत्रकारों ने प्रोटेस्ट में जल सत्याग्रह किया। क्या सच है क्या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडिटर्स गिल्ड हो या इवन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी एक महत्वपूर्ण बॉडी है, भारत सरकार ने गठित किया है, इस तरह की जो बॉडीज हैं उनको मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पर टीम भेजनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके कि आखिर किसी पत्रकार की अगर कोई गलती है तो वो भी सामने आए, प्रशासन की गलती है तो वो भी सामने आए। तो हमारा कहना है दोस्तों कि ये एक अजीब दौर है। हमने इसके पहले देखा और जो सिलसिला अभी भी जारी है
कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सफूरा जरगर, वो गर्भवती हैं, उनके पेट में बच्चा उनका पल रहा है, वो जामिया की एमफिल स्कॉलर हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं, उनके समाज के लोग परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं कि आखिर उनके साथ उनके बच्चे को भी, जो होने वाला बच्चा है, उसको क्यों इस तरह से सताया जा रहा है। वो बीमार बताई जा रही हैं जेल के अंदर, उनकी जमानतें कई बार अर्जी खारिज हो चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि जो जमानत है वो उन लोगों को मिल जाती है जो फायरिंग करते हैं, जो ऐसे लोग जिनके बारे में उनके बारे में कोई मामला नहीं बनता है, जो लोग जामिया के बच्चों पर पिस्तौलें निकाल देते हैं। आई मीन आप देखिए, एक सज्जन एक नौजुवक जो है वो चला गया शाहीन बाग में और पिस्तौलें लहराने लगा, उसकी गिरफ्तारी हुई, कुछ ही दिन बाद उसकी जमानत हो गई, मार्च वगैरह में, मार्च महीने में संभवतः। तो ये सिलसिला इस तरह का है। और मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो तमाम तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं भड़काने की, हिंसा की, और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि अफवाह उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे हिंसा भड़कने की आशंका पैदा हो जाती है, और जहां हिंसा हो गई, जहां भड़कावे की कार्रवाई हो गई, वहां पर जो बयान देने वाले इस तरह के लोग थे, उन पर आपकी आंख ही नहीं जाती है, उन पर आपकी नजर ही नहीं जाती है। अमेरिका में बैठे हुए मार्क जगरबर्ग की जो फेसबुक के इंचार्ज हैं, सीईओ हैं, तो जगरबर्ग साहब की तो नजर चली जाती है, भले ही वो नाम न लें। लेकिन अब कपिल मिश्रा साहब जो कहते हैं कि साहब ये बहुत सारे लोग, उनका मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। कपिल मिश्रा साहब कहते हैं कि जगरबर्ग का झुंझुना लेकर नाचने वालों, CAA फिर वापस नहीं होगा। ये उन्होंने 7 जून को ट्वीट किया है। हम आपको बता दें कि मार्क जगरबर्ग ने अपने जो कर्मचारी उनके हैं हजारों, उनको एड्रेस किया था, और उस एड्रेस में ये कहा था कि देखिए, भारत से बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, या दुनिया के और भी हलकों से, जो हम लोग डिलीट करते रहते हैं, या जिनको नहीं हम लोगों को जगह देना चाहिए। ये वो समझा रहे थे अपने कर्मचारियों को। एक्चुअली वो डिफेंसिव थे। डिफेंसिव इसलिए थे कि पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप और अमेरिका में, उन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के वे जो कमेंट्स थे सोशल मीडिया पर, उनको क्यों जगह मिली, जिसमें उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की नृशंस हत्या के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो फिजूल की थी, और जिनका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, जिनमें बहुत उत्तेजना थी, और जिनको कहीं से भी समाजोन्मुख नहीं माना जा सकता है। तो ऐसी चीजों को क्यों सोशल मीडिया पर जगह मिलती है, इसके कॉन्टेक्स्ट में वो एक तरह से डिफेंसिव बचाव की मुद्रा में आए थे। और तब उन्होंने नाम लिए बगैर कपिल मिश्रा के उस वक्तव्य का हवाला दिया जो उन्होंने दिल्ली के दंगों के ऐन पहले, या दंगे बल्कि कुछ इलाकों में शुरू हो गए थे, तब पुलिस को कैसे उन्होंने हड़काया था और कहा था कि भाई अगर आप लोग ये नहीं करते तो हम आपको बता देते हैं कि हम कुछ ही दिन के अंदर इस अपने हाथ में हम अपनी चीज़ों को ऐसे करेंगे वगैरह, तमाम तरह की इस तरह की बातें की थी। तो जो मार्क जगरबर्ग हैं वो उन्होंने इसका हवाला दिया था। ये मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी मैंने देखा है, मैंने सुना है कि कपिल मिश्रा साहब के पक्ष में बहुत सारे जो एक धारा के लोग हैं, अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले, उन्होंने बाकायदे फेसबुक चीफ को एक ज्ञापन भी भेजा है। तो बहुत दिलचस्प वाकया हो रहा है कि इस देश में कि सच को कैसे झूठ और झूठ को कैसे सच साबित किया जा सके, क्योंकि बहुत कम लोग, हाशिए के लोग कुछ बचे रह गए हैं। मैं हाशिया इसलिए कह रहा हूं कि वेबसाइट्स हों, यूट्यूब चैनल हों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले बिल्कुल हाशिए पर हैं, और इनकी आवाज भी सत्ता को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे दौर में जब लोगों ने, आम जो राजनीतिक धारा है विपक्ष की, अगर उन लोगों ने बोलने का साहस छोड़ दिया है, तो ये यूट्यूब वाले, ये वेबसाइट चलाने वाले, छोटे छोटे अखबार चलाने वाले, छोटी मैगजीनें निकालने वाले, ये लोग साहस के साथ क्यों सच बोल रहे हैं, क्योंकि इससे उनका ज़्यादा नुकसान हो या ना हो, लेकिन सच जिंदा रहता है। और मैं समझता हूं कि असल कहानी यही है कि ये FIR रिजीम जो खड़ी की जा रही है, इसका मकसद यही है कि सच को जिंदा ही न रहने दिया जाए। ये सही रिपोर्टिंग, सही विश्लेषण, सही आकलन पर एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए बंदिश
लगा दी जाए या उनका खात्मा कर दिया जाए, उनकी जड़ें ख़त्म कर दी जाएं। ये एक ख़तरनाक पहलू है दोस्तों, क्योंकि वैसे ही भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बेहाल है। उसको डेमोक्रेसी की किस श्रेणी में रखा जाए ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ख़तरा मंडरा रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे समाज पर, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।